नमस्कार, मैं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे, आपको अपनी उपयोगी कक्षाएं मिलती रहें। भाई इन दिनों हम वीणा कक्षा 4 की एनसीईआरटी की नई किताब जो है ना उसके लेसन्स कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आ गए हैं लेसन नंबर 11 में। जी हाँ, बड़ी ही मजेदार ये कहानी है, कविता का कमाल। तो इसका वाचन भी मैं आपके लिए करूंगी बच्चों, और इसकी व्याख्या भी आपको बताते चलूंगी। पर आप अगर अपना वाचन यानी कि अपनी रीडिंग सुधारना चाहते हैं ना तो करिएगा एक काम, पुस्तक हाथ में ले लीजिएगा या यहाँ डिस्प्ले में लेसन दिखेगा आपको, तो मेरे साथ साथ उसे पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। मैं कैसे पढ़ रही हूँ फिंगर पॉइंट करते हुए आप भी उसे पढ़िएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, कविता का कमाल। यहाँ आप लेसन देखते चलिए या बुक हाथ में लेकर मेरे साथ पढ़ते चलिए। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। तो बच्चों यहाँ हमने देखा, शुरुआत में हमें पता चला कि मदन नाम का एक बच्चा है, कुछ काम वाम करता नहीं है और बहुत अलाली बताता रहता है, आलस में पड़ा रहता है। तो उसकी माँ उसके इस व्यवहार से, इस आदत से परेशान है और उसे एक दिन कहती है कि अब जा तू पैसे कमा कर ला, मैं तुझे यूं बिठा कर नहीं खिला सकती हूँ। अब वो चले जाता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ। तभी उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। अब बच्चों ये ढिंढोरा पीटना क्या होता है मालूम है? देखिए पहले के समय में क्या होता था, जो राजा हुआ करते थे या जो वहाँ के मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे जिनका शासन है या अपने राजा के प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर हैं, वो किसी तरह की घोषणा जब लोगों तक पहुँचाना चाहते थे ना तो एक ऐसे नगाड़े जैसा रहता है, उसको ढिंढोरा पीटना, ऐसे पीट पीट कर सुनो 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 सूचित किया जाता है कि, और ऐसे वो वहां पर लोगों को बताया करते थे, कोई घोषणा किया करते थे। तो उसको ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। तो वो उत्सुकता वाली बात है, भाई क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये सबको ही जानना चाहेंगे। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियां, यह तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, क्या सुनाएगा। अब भाई जब वो वहां पर तो पहुंचा, ढिंढोरा जहां पीटा जा रहा था, तो वहां से उसे पता चला कि बताया जा रहा है कि राज दरबार में कवि सम्मेलन होने जा रहा है और जो भी सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसको 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। तो ये जो मदन नाम का जो ये है ना लड़का, वो बड़ा खुश होता है, परंतु वो ये भी सोचता है कि भाई उसने तो कभी कविता बनाई नहीं है, वो सुनाएगा क्या सुनाएगा। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। तो भाई वो सोच ही रहा था कि क्या करेगा, वहां दरबार में जाकर कैसे कविता सुनाएगा। तभी उसे एक कुत्ता अपने पंजों से जमीन को खोदते हुए दिखाई दिया। तो उसके ज़हन में ये पंक्तियां आई कि खुदुर खुदुर का खोदत है। उसे ये पंक्ति बड़ी पसंद आई और वो ये सोचकर ये बार बार दोहराते हुए चला कि चलो पहली पंक्ति तो मिल गई। फिर वो आगे चला तो वहां उसको तालाब में एक भैंस पानी पीती हुई दिखाई दी। मदन बोला, सुरुर सुरुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है।
तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। तो भाई देखिए, तालाब में भैंस को पानी पीते हुए देखता है तो दूसरी पंक्ति सूझ जाती है कि सुरुर सुरुर का पीबत है। फिर आगे जाने पर वो देखता है कि पेड़ में एक चिड़िया है जो पत्तियों के बीच से इधर उधर से निकालकर झांक रही है। तो वो तीसरी पंक्ति सोच लेता है, ताक झांक का खोजत है। अब मिल गई उसको तीन पंक्तियां, वो तीनों दोहराते हुए चल रहा है कि तभी चौथी पंक्ति अपने आप उसे सूझ जाती है, हम जानत का ढूंढत है। आज तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था, तभी उसे सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। तो भाई देखिए, उसने पूरी की पूरी पंक्तियां बना ली हैं। उसे सांप दिखाई देता है तो आगे की पंक्तियां भी वो बना लेता है ना। पंक्तियां ऐसी बन जाती हैं कि सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब भैया आगे क्या होता है, राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू शाह भाई, धन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। अब देखिए, वो आगे गया, राजधानी पहुंचा। उसे रास्ता तो पता नहीं था। तब उसने एक आदमी से पूछा तो भाई उसने उसको बताया कि भाई हाँ, मुझे नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा। तो बोलता है, तुम कौन हो? तो बोले, भाई धन्नू शाह। तो वो बोलता है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी लाइन हो गई, धन्नू शाह भाई, धन्नू शाह। अब हो गई उसकी कविता पूरी। तो कविता को वो अंदर पहुंचने से पहले शुरू से आखिर तक पूरी दोहराता है। तो क्या है उसकी कविता शुरू से आखिर तक, आइए देख लेते हैं। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं, धन्नू शाह भाई, धन्नू शाह। ये उसकी पूरी कविता हो गई, जो उसने अलग अलग जगहों पर प्रेरित होकर एक के बाद एक पंक्तियां जोड़कर बनाई थी। आगे क्या होता है, राजधानी में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। अब भाई कवि सम्मेलन में जब धन्नू ने ये कविता सुनाई ना, तो किसी को इसका अर्थ ही समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है कवि। ये बेसिर पैर की कविता है, लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि ऐसे में ऐसा हो जाता ना कि राजा सोचते कितने मूर्ख हैं, कविता नहीं समझ पा रहे हैं। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू शाह था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। अब भाई देखिए, राजा के मन में भी ये चल रही थी कविता। वो घूमते हुए अपना रात के समय टहलते हुए उस कविता को दोहरा रहे थे और सोच रहे थे कि इसी तरह शायद अर्थ समझ में आ जाए। ठीक उसी समय कुछ चोर राजा का खजाना लूटने के लिए घुस आते हैं। उनमें से एक चोर वही धन्नू शाह है। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक आध घूंट निकला। तभी राजा बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। अब देखिए, घटना चल रही है। राजा जी तो कविता की एक एक लाइन बोल रहे हैं, लेकिन वो चोरों पर सटीक बैठ रही है कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या सुरुर सुरुर पी रहे हो। तो चोर जो हैं वो डर जाते हैं कि कहीं उनको किसी ने देख तो नहीं लिया। चोरों को काटो तो खून नहीं, सहम कर इधर उधर ताकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है।
अब चोर डर कर इधर उधर देखने लगी कि कहीं हमको किसी ने देख तो नहीं लिया, कोई हमको पकड़ने तो नहीं आ रहा है। तभी राजा ने कहा, ताक झांक का ढूंढत है। अब अगली लाइन की बारी होती है भाई। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत हैं, धन्नुषा भाई धन्नुषा। अब तो चोरों को ये कविता जब उन्होंने राजा जी ने बोली तो चोरों की तो हालत खराब हो गई भाई। धन्नुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि खजाना लुटते लुटते बचा था। अब भाई देखिए, वो राजा तो अपनी जो कविता जो उन्होंने दरबार में सुनी थी ना मदन की, उसकी पंक्तियां बोल रहे थे, लेकिन यहाँ जो चोरी की कोशिश हो रही थी, हर लाइन ऐसी आ रही थी चोरों तक कि उनको लगा कि वो पकड़े गए हैं और उनकी खैर। तो डर कर धन्नुषा राजा के पैरों में गिर जाता है, माफी मांगता है, हम माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी आपका खजाना लूटा नहीं है, गलती हो गई। अब राजा भी जांच करवाते हैं तो पाते हैं कि वाकई उनका खजाना लूटते लूटते बचा है भाई। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। भाई राजमहल का खजाना लुटते लुटते बचा था तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मदन को बुलवाया और उसको बहुत सारा इनाम रुपया पैसा सब दिया और मदन जो है खुशी खुशी वो लेकर अपने गांव लौटा। और उसके बाद उन लोगों को दोनों को माँ बेटे को खाने पीने की कोई दिक्कत आगे नहीं हुई। तो देखा आपने कविता का कमाल, ये कहानी कितनी प्यारी सी है। तो बच्चों आज का लेसन भी हो गया, अगली बार नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।